हेडिंग दो, चैप्टर नंबर 1 ब्रांच अकाउंटिंग। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। एग्जाम के अंदर ये आपका 5 मार्क्स का आएगा चैप्टर, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आएगा। अब मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी तो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को जनरली बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, बिकॉज उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और छोटे क्वेश्चंस हैं, वो जनरली करते हैं। पर से फॉर एग्जांपल आपने पिछले 4-5 अटैम्प्ट के अपने पेपर चेक करें कोर्स खत्म करने के बाद, अभी नहीं करके कुछ समझ नहीं आएगा आपको, और आपको लगता है वो अटैम्प्ट नहीं करोगे क्वेश्चन नंबर 6, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, फिर ब्रांच चैप्टर को पढ़ने का फायदा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने अटैम्प्ट नहीं करना तो वो तो आना वहीं पर ही है ना, राइट। तो वो चीज़ है, तो आपको यहाँ पे ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी कि आप पेपर के पैटर्न्स को देखकर, अभी आप कहाँ पर हो, मार्च में हो, राइट। मार्च के बाद अभी आप एक पेपर देखोगे मई वाला, फिर पेपर आएगा कौन, सितंबर वाला, राइट। 2 पेपर आ जाएंगे आपके सामने। आपका एग्जाम कब है, जैन में। तो 2 पेपर से तो आपको पैटर्न क्लियर होगा, तब तक आप और बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके होगे, कोर्स पढ़ चुके होगे। तो मैं आपको हमेशा जब भी पेपर्स होंगे तो उनके पेपर्स दिखाऊंगा क्लास के अंदर, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या है, सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, राइट। ठीक है जी, चलिए जी। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का आएगा मेरे बच्चे, 5 मार्क्स का आएगा। बस इस चैप्टर की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, दैट इज कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, जो इसके मार्क्स की जस्टिफिकेशन नहीं करता वो, बट स्टिल हमें पढ़ना है, हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे। आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। अब ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ब्रांच है तो उससे पहले क्या होगा, कोई हेड ऑफिस होगा। हेड ऑफिस होगा तो ही तो क्या होगी मेरे बच्चे, ब्रांच होगी। यस और नो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हमारी एक ब्रांच है तो हेड ऑफिस कहाँ है, हमारी एक ब्रांच है तो मतलब हेड ऑफिस कहाँ है। तो हेड ऑफिस का होना कंपलसरी है, किसके लिए, ब्रांच के लिए। अब जब बैंक्स के अंदर जाते हो तो हमेशा एक वर्ड सुना होगा, ब्रांचेस, राइट। तो बैंक के अंदर जो वर्क होता है सिर्फ ब्रांचेस के थ्रू होता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। जनरली बैंक के अंदर हेड ऑफिस के थ्रू नॉर्मल पब्लिक डीलिंग नहीं होती। हेड ऑफिस को हम कभी कभी कहते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस, क्या बोलते हैं उसको अपना, कॉर्पोरेट ऑफिस। सुना ये चीज़ बड़ा आपने। तो जो आपका हेड ऑफिस है, जो सेंट्रलाइज ऑफिस है, जो सारी ब्रांचेस को कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, या बिजनेस के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है बैठकर, जहाँ पे सारे कंपनी के टॉप लेवल के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफिस, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफिस। इसको हम हेड क्वार्टर भी कहते हैं, कभी कभी हेड ऑफिस भी कहते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस भी कहते हैं। ठीक है, तो हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है, और कंपनी अगर बड़े लेवल कंपनी है तो क्या होंगी उसकी ब्रांचेस, क्या होंगी मेरे बच्चे, ब्रांचेस। अब ब्रांचेस को ओपन करने का तरीका, पर्पस क्या है, टू वेरी ऑनेस्ट, ब्रांचेस को ओपन करने का पर्पस ये है कि अपने जो गुड्स हैं मल्टीपल लोकेशन से सेल कर सके, राइट। मल्टीपल लोकेशन से कर सके, हम उसको सेल करें। तो ब्रांच के अंदर एक खास बात क्या होती है, हमारे सेम गुड्स हैं, बस हम चाहते हैं मल्टीपल लोकेशन या मल्टीपल आउटलेट से क्या करें, उसको हम सेल करें। एक जगह गुड्स बन रहे हैं और मल्टीपल जगह से हम क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। तो ब्रांच कुछ भी नहीं है, एक तरीके से एक्सटेंशन है हेड ऑफिस की, एक तरीके से ब्रांच जो है सेलिंग डिपो है, समझ रहे हो, सेलिंग डिपो है जिसके थ्रू गुड्स सेल हो रहे हैं, बस। ब्रांच अपने आप में कुछ नहीं कर रहा, बट क्योंकि सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ब्रांच के यहाँ हो रहे हैं, तो क्या हमें ब्रांच के ऊपर कंट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। तो उसके लिए हम ब्रांच की भी प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं कि कितने गुड्स हमने उसको सेंड करे, कितने गुड्स उन्होंने सेल करे, कितने गुड्स खराब हो गए। तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे ब्रांच वाइज क्या निकालते हैं, उनकी परफॉर्मेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, और क्या चेक करते हैं कितना उनका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यस और नो, मेरी बात समझ आ रही है। समटाइम्स अगर हम बहुत ज़्यादा वाइडली आगे बढ़ जाते हैं तो ब्रांचेस हमारी होती है फॉरेन के अंदर। ब्रांच क्या होती है मेरे बच्चे, हमारी फॉरेन में। तो फॉरेन ब्रांचेस की अलग लिमिटेशन होती है, वो सीखेंगे। फॉरेन ब्रांच जो होगी तो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रही होगी, क्या कर रही होगी मेरे बच्चे, फॉरेन करेंसी में कर रही होगी, वो ट्रांजेक्शन्स कर रही होगी। ये भी बात समझ आई। तो हमें किस तरीके से फॉरेन ब्रांचेस के ट्रांजेक्शन को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, वो भी हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये आपकी एक अच्छी लर्निंग आएगी, जिसके ऊपर लगता है AS11। क्या लगता है मेरे बच्चे, AS11। तो इसी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे हम AS11 का। तो अब कुछ भी हम सीखेंगे ना
तो जहाँ पर जो AS एप्लीकेबल होगा मैं साथ साथ आपको गाइड करूँगा। तो AS 11 का नाम भी क्या, फॉरेन एक्सचेंज। क्या नाम है उसका मेरा बच्चा, फॉरेन एक्सचेंज। तो आज एक AS की लर्निंग भी हुई। AS का नंबर क्या है, 11, और नाम क्या है उसका, फॉरेन एक्सचेंज। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, पूरा नाम है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्योंकि जब फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन करते हैं उस टाइम रेट कुछ और होता है, और ईयर एंड पे रेट क्या होता है, कुछ और होता है। तो कैसे उसको कन्वर्ट करें, और जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को कैसे एडजस्ट करें। ठीक, अच्छी लर्निंग होगी इस चैप्टर में आपकी यहाँ पर। ऑल वेल। तो इस चैप्टर का पर्पस क्या है, इस चैप्टर का पर्पस ये है, जो भी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस है, पर हमारे पास एक ही ब्रांच आएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब SBI की बात करें, SBI की कितनी ब्रांचेस है पता है आपको, सोचा कभी? अब बहुत सारी, कितनी, सोच के देखो एक बार। अप्रॉक्सीमेटली 22-23 हज़ार ब्रांचेस हैं। कितनी है? हाँ, 22-23 हज़ार बेटा, 22 से 23 हज़ार ब्रांचेस हैं SBI की। जितने बैंक्स हैं, बैंक के सारे बिजनेस कैसे होते हैं, ब्रांचेस के थ्रू, और बैंक्स को मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए, तभी तो बैंकिंग बिजनेस टफेस्ट बिजनेस है इंडिया के अंदर। आपको लगता है बैंकिंग बिजनेस में उतरना आसान काम है? नहीं, कि उतरते ही सबसे पहले क्या चाहिए, मल्टीपल ब्रांचेस। आपको रिमोट एरिया में क्या चाहिए, अपनी ब्रांच चाहिए, तब जाके लोग अकाउंट खुलवाएंगे। अगर आपकी ब्रांच ही आसपास नहीं होगी तो कैसे लोग अकाउंट खुलवाएंगे। गली गली नहीं बोलूँगा, आपको हर 2-3 किलोमीटर पे एक ब्रांच चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि SBI की, आप से फॉर एग्जांपल 22 हज़ार ब्रांच है पूरी इंडिया में, इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। सोच के देखो आप कितने बड़े ऑपरेशंस हैं। लास्ट ईयर आई वॉज इन दुबई, तो वहाँ पे देख रहा हूँ HDFC की ब्रांच है, एक्सिस बैंक की ब्रांच है, देखिए मैंने वहाँ पर आराम से, जो कि इंडियन बैंक्स हैं, इनकी ब्रांचेस के इंडिया के बाहर, पर वहाँ ट्रांजेक्शन सारे कैसे हो रहे होंगे, ठीक है, उनकी करेंसी में हो रहे होंगे, बट हमें उनको रिकॉर्ड कैसे करना है, हमारी करेंसी में, बिकॉज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, हमारी करेंसी में। हमारी करेंसी क्या, रुपीस। यस, तो यहाँ पे कन्वर्जन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। यस और नो, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। ऑल वेल, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया। तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे हेड ऑफिस की, ठीक है, तो हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड क्या होती है हमारी, ब्रांचेस। क्या कनेक्ट होती हैं, ब्रांचेस। और हेड ऑफिस ईगरली इंटरेस्टेड रहता है ब्रांचेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, और इसलिए हेड ऑफिस क्या करता है, इन सारे ब्रांचेस की अकाउंटिंग करवाता है। आई बात समझ? तो यही हमारा चैप्टर है, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम ब्रांचेस, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। किसी को दिक्कत? सबको समझ आई मेरी बात? ठीक है, अब जल्दी से आओ, पहले मीनिंग लिखो ब्रांच का। तो ब्रांच पैदा भी कहाँ से होती है, हेड ऑफिस से। जब तक कोई हेड ऑफिस नहीं होगा तो ब्रांच कहाँ से आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो नंबर 1 मीनिंग, मीनिंग ऑफ ब्रांच, मीनिंग ऑफ ब्रांच। ब्रांच कैन बी described as, branch can be described as any establishment, carrying on same activity as that carried by head office, right? कह रहा है सेम एक्टिविटी कैरी ऑन करेगा। क्या करेगा वो, सेम एक्टिविटी कैरी ऑन करेगा। एक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ? अगर आपकी एक्टिविटी चेंज हो रही है तो आप जर्नली क्या प्रेफर नहीं करते। देखो मैं ये नहीं कह रहा एक्टिविटी चेंज नहीं कर सकते आप, आपको बस ब्रांच बोलने के लिए उसको सेम एक्टिविटी करानी पड़ेगी। लाइक मैंने बोला कि मेरा ये कोचिंग सेंटर है और मैंने एक कोचिंग सेंटर कहीं और बना रखा है अपना, कोचिंग क्लासेस, तो मेरी ब्रांच है ना वो, ये मेरा मेन है ऑफिस है जहाँ मैं अवेलेबल होता हूँ, और दूसरी क्या होगी मेरी, मेरे बच्चे, ब्रांच। पर एक्टिविटी क्या हो रही है वहाँ पर, सेम एक्टिविटी, थोड़ी अलग हो रही है वहाँ पर। अगर मान लो मेरा कोई फूड का बिजनेस है, खाने का बिजनेस है, मैं फूड इंडस्ट्री में भी हूँ, मेरी ब्रांच थोड़ी है, मेरी ब्रांच है जहाँ पे खाना मिलता है। अरे एक्टिविटी तो लगे वहाँ पे, रेस्टोरेंट है ना वो, तो सेम नहीं, वो डिफरेंट एंटिटी हो गई। क्या हो गई, सिर्फ डिफरेंट एंटिटी।
तो डिफरेंट एंटिटी को अलग से अकाउंटिंग करो और उसको इसके साथ मर्ज मत करो, मर्ज मत करो, कभी प्रेफरेंस नहीं होती उसकी। दोनों को अलग अलग रखो, सेपरेट एंटिटी क्या रखो, दोनों को जो हर बिजनेस करता है। रिलायंस, अब रिलायंस के पास एक कंपनी थोड़ी है, बहुत सारी कंपनीज हैं। क्यों कर रखा है इन्होंने ऐसे? क्योंकि बस बहुत सारे बिजनेस है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज़, सबको मर्ज नहीं कर सकते। रिलायंस की सबसे एक जो बेसिक कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, नाम सुना है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो उनकी मेन कंपनी है जो पेट्रोलियम में इंक्लूड है, जो पेट्रोलियम में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद उनकी बहुत सारे बिजनेस, सबके अलग अलग एंटिटीज़ बना रखी हैं। हाँ, पर ईयर एंड में मुझे जानना होता है कि इन सारी एंटिटीज़ को मिला के ग्रुप में क्या हमारी परफॉर्मेंस हुई, रिलायंस की, एज अ रिलायंस की क्या परफॉर्मेंस हुई। तो रिलायंस ईयर एंड में फिर क्या करते हैं, सारी कंपनीज का कंसोलिडेशन करता है। क्या करता है? इनका कंसोलिडेशन। तो सारी कंपनीज की बैलेंस शीट को मर्ज करता है और एक बना के दिखाता है एज अ रिलायंस ग्रुप, एज अ रिलायंस ग्रुप हमारी क्या परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए S21 है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला? पर मैं सेम एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसके लिए अलग बिजनेस नहीं बनाऊंगा ना। अगर एक्टिविटी मेरी सेम है तो बिजनेस शुड भी सेम। बस वो क्या बोल दूंगा, मेरी 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच। अब सारे ब्रांच के डाटा को क्या करूंगा मैं, ईयर एंड में मर्ज करके एक दिखाऊंगा। वो भी करना है मुझे, बात वो भी है, उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनकॉर्पोरेशन। मेरी 4 ब्रांचेज हैं, चारों में सेल परचेज हो रही है, चारों ब्रांच की सेल परचेज, सेल होती है, परचेज नहीं होती वहाँ पे। परचेज कौन करता है? हेड ऑफिस। कौन करता है? हेड ऑफिस। और ब्रांचेस क्या करती हैं? सेल करती हैं। क्या करती हैं? सेल्स। सारे ब्रांचेस की सेल्स और एक्सपेंस को मर्ज करके हेड ऑफिस अपने अंदर ले लेगा और फिर हेड ऑफिस एक पूरा बिजनेस का क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका? ब्रांच का। तो ब्रांच मतलब क्या है? कोई हेड ऑफिस की एग्जिस्टेंस। तो ब्रांच से पहले क्या होगा? हेड ऑफिस। मतलब आप हो तो मतलब पेरेंट्स है ना, तभी तो आप हो। ये कैसे पॉसिबल है? ऊपर से अवतार तो तुम हो नहीं, आपका बर्थ ही हुआ है ना, तो मतलब पहले क्या होगा? पेरेंट होंगे। तो हेड ऑफिस एक पेरेंट है, उस पेरेंट्स के बच्चे कौन है? ब्रांचेज है। बच्चे बोले कोई मेरा पेरेंट नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ब्रांच जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका अपने आप में इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? हेड ऑफिस। कि क्या होगा? एक हेड ऑफिस होगा। सारी ब्रांचेस नहीं हो सकती, कोई तो हेड ऑफिस होगा ना, एक को तो हेड ऑफिस बोलना पड़ेगा आपको। जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो हेड क्वार्टर है, ये तो बोलते हो आप, ठीक है, जिससे सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सारी कंट्रोलिंग करी जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। दैट इज कॉल्ड ब्रांच। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट लिखो। इट मस्ट बी noted that it must be noted that the concept of a branch means existence of a head office। कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस है तो ही ब्रांच है। देयर विल बी नो ब्रांच विदाउट अ हेड ऑफिस। कह रहे हैं बिना हेड ऑफिस के कोई ब्रांच नहीं हो सकती। पहले तो हेड ऑफिस क्रिएट होगा, फर्स्ट जो बिजनेस होगा हमारा वो तो हेड ऑफिस होगा ना। तो मेरा फर्स्ट लोकेशन हो गया, ऐसे बोलूँगा। और हेड ऑफिस और ब्रांच की लोकेशन अलग होती है, हमेशा सेम नहीं हो सकती। मैं थोड़ी बोलूँगा यार ऊपर में 7 वाली मेरी ब्रांच है, अलग रूम वाला, अलग रूम ब्रांच थोड़ी हो सकती है। वो तो डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट। जब एक बिजनेस के अंदर, एक लोकेशन के अंदर अलग अलग काम को अलग अलग बांट दिया तो डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं मेरे बच्चे? वो डिपार्टमेंट्स। याद आया? वो डिविजन्स या डिपार्टमेंट है, वो ब्रांच नहीं है। ब्रांच जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन पे होती है। यस और नो? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 7 वाली ब्रांच है, मेरी दिमाग चलेगा 7 वाली कैसे ब्रांच है? एक ही तो दोनों ब्रांच, मतलब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर। दूसरी ब्रांच हमेशा एक डिस्टेंस पे होगी। अब वो डिस्टेंस कितना रखना है आपने, वो आप पे डिपेंड करता है। वो स्टेट वाइज हो सकता है, एक स्टेट में 10 ब्रांचेस हो सकती हैं, राइट? ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ।
ब्रांच ऑफिस allow business allow business allow business to be expanded closer to clients and help in face to face interaction with customers। वो क्या बोल रहे हैं आपको, ब्रांच बिजनेस आपको हेल्प करता है क्या करने में, एक्सपेंड करने में और अपने क्लाइंट से या कस्टमर से पास लाने के लिए। आप कस्टमर जितने पास होंगे कस्टमर जल्दी पहुंच पाएगा आपके पास, राइट। अगर से फॉर एग्जांपल पूरी दिल्ली में एसबीआई का एक ही ब्रांच होती तो कस्टमर्स को कितना मुश्किल होता है एसबीआई के पास पहुंचना। और मैं उम्मीद करता हूं आप जब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आते हो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं एसबीआई की ब्रांच होगी, पक्की बात है, होती है, ठीक है। तो इसका मतलब दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें एसबीआई की हो सकता है 100 से ऊपर ब्रांचेस हो मिनिमम। क्या हो सकती हैं, 100 से ऊपर ब्रांचेस हो सकती है मिनिमम दिल्ली के अंदर ही। क्योंकि रीज़न क्या है, दैट इज़ एक तो दिल्ली एक मेट्रो सिटी है और ऊपर से क्या हो गया दिल्ली के अंदर, ठीक है, जहाँ पे फाइनेंशियल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बैंक्स ज़्यादा होते हैं। जहाँ पैसा नहीं होगा बैंक क्या करेगा वहाँ जाकर, सोच के देखो, बैंक्स कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे क्या हो पैसा हो, वही तो बिज़नेस है। मुंबई के अंदर जनरली सारे बिजनेस के हेड ऑफिस होते हैं, पता है ये चीज़ क्यों, वहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री है, क्या है वो, फाइनेंशियल कैपिटल। पता है ये चीज़ आपको, मुंबई इज़ व्हाट बेस्ट। अगर आपको ट्रेनिंग्स कभी करनी है अपनी तो मुंबई से करो। आप देखो बहुत सारे बच्चों की बहुत बार जो रैंक्स वगैरह आती है मुंबई से आती है सीए के अंदर, वो एक फाइनेंशियल हब है। क्या मेरे बच्चे, फाइनेंशियल हब है, राइट जी। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या हो, दैट इज बिजनेस को ग्रो करना है, क्या करना है बिजनेस को ग्रो, तो यू शुड हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस पे होने से क्या होता है, आपका इंटरेक्शन ईजी होता है किससे, अपने क्लाइंट से। तो क्लाइंट को अगर ईजीनेस लगता है पहुंचने में आपके पास तो वहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, वो जल्दी पहुंचेगा आपके पास, तो आपकी क्लाइंटेज बढ़ती है या बिजनेस बढ़ता है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर से फॉर एग्जांपल आपको पेप्सी परचेज करनी होती और पेप्सी आपको दिल्ली में एक जगह मिलती है, तो क्या पेप्सी परचेज करते जाकर क्या आप कभी, आप पेप्सी और कोक क्यों परचेज कर पाते हो उतनी, और क्यों लेते हो, क्योंकि हर दुकान पे मिलती है वो, क्या मिलती है वो, हर दुकान पे मिलती है। हर दुकान छोड़ो, आप इंडिया में कहीं चले जाओ, कुछ मिले ना मिले, मैगी पेप्सी कोक हमेशा मिलेंगी। आप किसी हिली एरिया में भी हो, पेप्सी और लेस पक्का मिलेंगे। तो भूख लग रही है कम से कम उठा लेते हो आप, ये होता है, क्योंकि उनके पास क्या है, ईजी एक्सेस है आपका, तभी उनकी सेल्स बढ़ रखी है इतनी। अगर वो ईजिली नहीं मिलती ना तो आप भूल भी जाते हो उसको और शायद आप खाते भी ना वो, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल है इसलिए बार बार ले पा रहे हो आप, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें। चलो जी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो। अब एक डिफरेंस लिखना, छोटा सा लिखेंगे हम, ज़्यादा नीड नहीं है, बस वैसी नॉलेज के लिए। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, ये दोनों कॉमन वर्ड है, ब्रांच एंड क्या होगा मेरे बच्चे, डिपार्टमेंट। जनरली एट डिफरेंट लोकेशन, जनरली प्लान क्या होती हैं, ब्रांचेस डिफरेंट लोकेशन पे होती हैं। कैन बी एट सेम लोकेशन, ये सेम लोकेशन पे ही होते हैं डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट समझ रहे वर्ड क्या होता है, डिवीजन बोलो डिपार्टमेंट बोलो, क्या है वर्ड सेम है, लोकेशन क्या होती है इनकी, सेम होती है, ये फर्क है दोनों के बीच में, राइट। नेक्स्ट आ जाओ।
इसकी जो अकाउंटिंग होती है या तो हेड ऑफिस करता है या तो ब्रांच, कुछ भी कोई भी कर सकता है। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। डिपार्टमेंट्स की जो अकाउंटिंग होती है, ठीक है जी, वो इनका हेड ऑफिस ही कर रहा होता है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। डिपार्टमेंट्स अपनी खुद अलग अलग अकाउंटिंग नहीं करते। ऑल वेल, कोई दिक्कत? चलो जी, डन। तो मेन जो हमारा कंसर्न था ना ब्रांच और डिपार्टमेंट के बीच में, ब्रांच डिफरेंट लोकेशन पे होती है और हेड और डिपार्टमेंट क्या होते हैं, सेम लोकेशन में। हो सकता है ऊपर नीचे हमने क्या बांटा, फ्लोर बांटा हो, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बस दैट्स इट। बट लोकेशन डिफरेंट नहीं होगी। लोकेशन क्या होगी इनकी, सेम। पर ब्रांच का कॉन्सेप्ट ही क्या, डिफरेंट लोकेशंस। क्या है, डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि हम बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ज़्यादा कस्टमर गुड सेल करने हैं हमने, तो लोकेशन डिफरेंट करनी पड़ेंगी। सेम लोकेशन पे हम अलग अलग ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते। और ब्रांच का मतलब ही क्या है, सेम एक्टिविटी कर रही है। 4 ब्रांचेस होंगी ना, चारों की क्या होगी, एक्टिविटी क्या होगी, सेम। एक्टिविटी डिफरेंट नहीं हो सकती। यस और नो? एक्टिविटी क्या रहेगी मेरे बच्चे, सेम रहेगी, ठीक है। पर डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। एक डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा है, एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तो यहां पे कह सकते हैं एक चीज और, इनकी एक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। और इसकी इसकी एक्टिविटी क्या होती है मेरे बच्चे, डिफरेंट होती है। यहां पे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सेपरेट होते हैं हर ब्रांच के। क्या होते हैं, सेपरेट। भाई तुम अलग अलग लोकेशन पे हो, सबके रेंट अलग होंगे, सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना मेरे बच्चे, वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं मेरे बच्चों, कॉमन होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों, कॉमन होते हैं। यस और नो? किसी को दिक्कत? तो आई होप यहाँ तक मैंने आपको बहुत बेटर तरीके से समझाया। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है यहाँ तक? तो दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। अब चलो नेक्स्ट लिखो जल्दी से मेरे साथ आप। नेक्स्ट लिखो। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, या सॉरी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस लिखो पहले। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। बेटा हमारे पास 3 टाइप की ब्रांचेस हैं। तीन टाइप की ब्रांचेस हैं, सॉरी 2 टाइप की होंगी ब्रॉडली। पहले इनलैंड ब्रांच, मतलब इन शॉर्ट बोलूँगा इन इंडिया, ऐसे बोल दूँ। और वही फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांच क्या है, आउटसाइड इंडिया। क्या है मेरे बच्चे, आउटसाइड इंडिया। फॉरेन ब्रांच के ऊपर हमारी कंट्री में क्या लगता है, AS11। क्या लगता है, AS11, ठीक है। AS11 मैं थोड़ी नॉलेज दे रहा हूँ। AS11 अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। किसमें मेरे बच्चे, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 में से एक पार्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं उसका, और 2 पार्ट डिस्कस करेंगे AS11 के अंदर। मैं उस टाइम भी समझाऊंगा आपको। तो 1/3 पार्ट यहीं पे कवर अप हो जाएगा AS11 का, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको मेरे बच्चे, फॉरेन ब्रांच। किसी को दिक्कत? अब अगर हम बात करें यहाँ पे किस चीज़ की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनलैंड ब्रांचेस की, किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे, इनलैंड ब्रांचेस की। तो इनलैंड ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो इन्होंने बोला 2 टाइप की ब्रांच होगी आपके पास। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। यस, कौन सी 2 ब्रांचेस होंगी हमारे पास, डिपेंडेंट और क्या होगी मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इन शॉर्ट बोल सकता हूं ये बहुत स्मॉल ब्रांच है, ये बिग ब्रांच है कोई। सर स्मॉल और बिग से क्या फ़र्क पड़ता है?
छोटे हैं ना ये अभी, तो उसकी अकाउंटिंग इज डन बाय हेड ऑफिस। इसकी अकाउंटिंग कौन करता है? हेड ऑफिस। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन ही नहीं करते ये। और एक बड़ी ब्रांच है ना, इसकी अकाउंटिंग जो होगी ना वो ब्रांच करता है और हेड ऑफिस भी खुद करता है। मतलब ये इन दोनों को हम सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं इसको हम? सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए मेरे बच्चे? अकाउंटिंग पर्पस के लिए दोनों क्या होती हैं? सेपरेट एंटिटी। दोनों क्या होती है मेरे बच्चे? सेपरेट एंटिटी होती हैं। यस और नो? सबको समझ आती है मेरी बात? अकाउंटिंग पर्पस दोनों क्या होती है? सेपरेट एंटिटी। अब समझना मेरी बात, फॉरेन में जो ब्रांच होगी, छोटी ब्रांच होगी क्या तुम्हें लगता है? और फॉरेन की जो ब्रांच होगी, क्या उसकी अकाउंटिंग इंडिया से कर पाओगे आप? मतलब इंडिया से बैठे बैठे अकाउंटेंट फॉरेन ब्रांचिंग कर रहा है? पहली बात तो नहीं। एक तो वहाँ के लॉज अलग, ठीक है, वहाँ के रूल्स अलग, तो वहाँ के लिए वहाँ का लोकल अकाउंटेंट चाहिए होगा ना, कि वहाँ के लोकल एएस लगेंगे और यहाँ के एएस अलग होते हैं। यस और नो? तो लॉज अलग, सब कुछ अलग। तो जब फॉरेन ब्रांच होते हैं ना, वो भी एक तरीके से क्या होते हैं? एक तरीके से वो भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ही होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है हमारे पूरे सिलेबस के अंदर? मतलब सेपरेट अकाउंट्स। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज हेड ऑफिस और ब्रांच, इनकी क्या होती है? सेपरेट अकाउंटिंग। सेपरेट अकाउंटिंग होती है इनकी भी। यहाँ पे सेम हो गया। बस यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉरेन ब्रांच भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही है। क्या है मेरे बच्चे? वो इंडिपेंडेंट। तो बोल रहा हूँ ब्रांच डिपेंडेंट है, तो मतलब उसकी अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। सिंपल रूल यही है आपका। एक्टिविटी दोनों की सेम है, बस ट्रांजैक्शन बहुत कम है। ट्रांजैक्शन क्या है? बहुत स्मॉल। का मतलब क्या? ट्रांजैक्शन स्मॉल का मतलब साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वो छोटा ऑफिस है, नहीं। अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो बिग ब्रांच हो गई। ट्रांजैक्शन बहुत कम है तो क्या होगी? स्मॉल ब्रांच। अब स्मॉल ब्रांच के लिए अलग से अकाउंटेंट रखने की जरूरत क्या है मेरे बच्चे? ठीक है, और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी हमारी? कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो बेटर ऑप्शन है वो छोटे मोटे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेंगे, वो रिकॉर्ड सबमिट कर देंगे हेड ऑफिस को, वही हम सीखेंगे। और हेड ऑफिस उसके बेस पे क्या बनाएगा? अकाउंटिंग बनाएगा। क्या बनाएगा उसके बेस पर? अकाउंटिंग बनाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। मेरी बात समझ आती है? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। कोई बात, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं क्या? दैट इज अपनी ब्रांचेस। क्लियर एकदम? कोई इशू? कोई इशू? पक्का? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, दैट इज सबसे पहले आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। क्या टॉपिक करेंगे मेरे बच्चे? टॉपिक नंबर 1, डिपेंडेंट ब्रांच। अब सर डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? जिसके अंदर हेड ऑफिस प्लस, क्या बोलूँगा, हेड ऑफिस, सॉरी एक मिनट, ब्रांच ट्रांजैक्शंस, मैं ऐसे बोलूँगा, ब्रांच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय हेड ऑफिस। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? हेड ऑफिस। मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक ब्रांच है, बहुत स्मॉल ब्रांच है। वो स्मॉल ब्रांच में जनरली क्या होता है? 2-3 लोग बैठे हुए हैं, अगर ध्यान दो आप, ज़्यादा लोग नहीं होंगे वहाँ पर, ठीक है। पर ब्रांच है, छोटे सा एक छोटी सी ब्रांच होगी, ठीक है। और अब स्मॉल ब्रांच को हमने एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना, ठीक है, उन ट्रांजेक्शन किसी रजिस्टर वगैरह में, या आज के ज़माने में बात करो कोई एक्सेल शीट में, ठीक है, आप मेंटेन कर लो। समझ रहे मेरी बात? कोई एक्सेल शीट वगैरह मेंटेन करो कंप्यूटर पे, या कोई रजिस्टर वगैरह उस पर मेंटेन कर लो। मैं प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ, जो हमने देखा है, जो हम करते हैं, ठीक है, वो मेंटेन कर लो। अब एक पूरा हफ्ता या 10 दिन या 20 दिन, डिपेंड करता है कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं।
मैं आप एक बार क्या करो, आ जाओ हेड ऑफिस में या फिर बड़ी ब्रांच में किसी हेड ऑफिस में आ जाओ और आके सारे ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कर दो हमें, ठीक है, और बता दो सबके जो भी हमारे एविडेंसेस हैं, मतलब वाउचर्स हैं, वो हमें दिखा दो और उसके बाद सबमिट कर दो ये सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ तक के, और हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने आप। तो एक तरीके से जब इस तरीके से कुछ अकाउंट हम कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, जब इस तरीके से हम कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको मेमोरेंडम रिकॉर्ड कहते हैं। अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? जब एक्चुअल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी आपने, बस आपने कुछ रजिस्टर में रिकॉर्ड करा है कुछ इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, इसको मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मेमोरेंडम रिकॉर्ड। और फिर ये स्मॉल ब्रांच क्या करती है? दैट इज़ अपनी हेड ऑफिस को क्या करती है? अपने हेड ऑफिस को ये करती है, सबमिट करती है। हेड ऑफिस क्या करती है? इसको रिकॉर्ड करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वो अपने आप बनाएंगे। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब जो ब्रांच में ट्रांजैक्शन है वो हेड ऑफिस को वैसे तो पता चलते नहीं है, ब्रांच सारे ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करती है, रिकॉर्ड करती है एक कुछ रजिस्टर वगैरह में या कोई एक्सेल शीट में, फिर वो किसको देती है? वो वहाँ से किसको देगी? दैट इज अपने हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करेगा। जनरली कौन से ट्रांजैक्शन यहाँ पे होंगे? आप सोच के देखो, इमेजिन करो पहले माइंड के अंदर, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। मतलब अभी तो बहुत टाइम लगेगा बट समझो ये चीज़। ब्रांच को हमने बिठाया क्या? गुड्स को सेल करना है। क्या करना है? गुड्स को सेल करना है। तो ब्रांच जनरली अगर गुड्स को सेल करती है बैठ के, बस कितने गुड्स सेल हुए, कितने गुड्स आए, बस ये ट्रांजैक्शन मेंटेन करती है। कितने गुड्स आए, कितने गुड्स सेल हुए, कितने गुड्स ख़राब हो गए, कितने गुड्स हम वापस भेज रहे हैं अगर पसंद नहीं आए, कितने गुड्स कस्टमर ने वापस भेजे, ऐसे हो सकता है ना। बस ये ट्रांजैक्शन मेंटेन करती है, बस इतने से ही, क्योंकि एक्चुअल में जो रेंट वगैरह होगा ब्रांच का वो हेड ऑफिस पे कर रहा होगा, ठीक है। जो भी सैलरी वगैरह होंगी हेड ऑफिस पे करती है। कौन पे करती है? हेड ऑफिस। बस ब्रांच को एक क्या करते हैं, ब्रांच में लोग बैठे हुए 5-6 लोग हैं, चाय पानी पीनी होगी कभी, है ना, कुछ करना होता है, तो ब्रांच को हम क्या करते हैं? 1000 रुपये पढ़ाते हैं, 2000, 5000 डिपेंडिंग अपॉन लेवल। 5000 दे दीजिए, जो छोटे पैटी एक्सपेंस होंगे ना, पैटी एक्सपेंस वो तुम खुद कर लेना। उसके लिए जो उस ब्रांच का हेड होगा उसको पकड़ा देंगे 5000 रुपये, बस इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, हम बाद में आपसे पूछ लेंगे। येस और नो? क्या मेरी बातें इमेजिन कर पा रहे हो? रियल लाइफ में कभी अपना बिजनेस भी तो कर सकते हो आप, सब चीज़ें अपने ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हो आप। यस और नो? मेरी बात समझ आई आपको? तो इस तरीके से करके बस जो ब्रांच में ये एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे? सिर्फ गुड्स सेल हो रहे हैं, तो उसकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना। क्या करना है? उसकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना। कितने गुड्स आए, कितने गुड्स हमने सेल कर दिए, कितने गुड्स बचे पड़े, कितनी कैश सेल थी, कितनी क्रेडिट सेल थी, कितनी कलेक्शन हो गई, समझ रहे हो चीज़? इस तरीके से कितने गुड्स रिटर्न हो गए, कितने गुड्स हमने आपको रिटर्न कर दिए, बस ऐसी एक्सेल शीट बन जाएगी पूरी। 1-2 कॉन्सेप्ट क्लियर? एंड बहुत ही मैं डीपली और प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बातें आपको, एक्चुअल में ऐसा होता है। मेरी बात समझ आती है? तो दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंटिंग। समझ आया ये चीज़? ठीक है, देखो आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी बीकॉम वगैरह के वहाँ का पढ़ने का स्टाइल, यहाँ का पढ़ने का स्टाइल एंटायरली डिफरेंट। यहाँ पे सुनना ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए आप ये मत बोलो सर प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हमें, मुझे टाइम लगता है प्रैक्टिकल में आने के लिए, क्योंकि आपके जब तक माइंड का इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा ना तो क्वेश्चन ईजी नहीं होंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए आपके पहले माइंड को पूरा एक वो चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड क्लियर चाहिए, क्योंकि नई चीज़ भी आप टैकल कर सको कुछ, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा सुनने का, तब जाकर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर, मतलब बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम। जब कोई चीज़ अपने आप आ रही है, एक टैलेंट डेवलप हो गया, फिर तो ईजी हो गया ना आपके लिए, ठीक है। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ आ गया डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, समझ आ गया। जहाँ पे रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन कर रहा है, मतलब आपका हेड ऑफिस। किसके? ब्रांच के। ब्रांच सिर्फ मेमोरेंडम बेस में कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह मेंटेन करता है और उसके बेस पर सबमिट कर देता है किसको? हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस क्या करता है? अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ठीक है जी। चलिए जी आगे आ जाओ आप। अब जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है, ठीक है, उसके अंदर भी, ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? हमारे पास मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर वन यहाँ पे रहेगा हमारे पास क्या? स्टॉक एंड डेटर मेथड। शायद मैंने बताया था आपको ना, ब्रांच क्या करने वाला है? सिर्फ स्टॉक और डेटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो नाम पड़ गया स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक कितना आया, कितना स्टॉक गया, है ना, कितना बेचा, कितनी क्रेडिट सेल है, कितनी कैश सेल्स है। फिर आ गया डेटर्स मेथड।
ये डेटर मेथड ना किसके लिए मेंटेन, बहुत वेरी स्मॉल ब्रांच, आप समझना, मतलब स्मॉल वर्ड से क्या है, इसको वेरी स्मॉल ब्रांच के लिए हम फॉलो करते हैं डेटर मेथड। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब आपके पास ट्रांजेक्शन्स कम है तो क्लैरिटी कम चाहिए, जब ट्रांजेक्शन बढ़ते जाते हैं क्लैरिटी आपको यहाँ चाहिए। तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ये दो ही मेथड है सिर्फ यहाँ मेजर, और भी हैं किसी काम के नहीं है, वो आते ही नहीं एग्जाम में, ये दो ही आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में 5 मार्क्स का चैप्टर है तो हम बड़ा लाइटेड रखेंगे। लाइटेड का मतलब किस सेंस में कि जो एग्जाम में आता है ज़्यादा फोकस करेंगे, जो एग्जाम में नहीं है क्वेश्चन देख के आगे बढ़ते रहेंगे एकदम, कि उस पर टाइम एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो डेटर्स मेथड है, ठीक है, ये बहुत छोटी ब्रांच के, जब बहुत कम ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं चाहिए, एक सिंगल लेजर बनाएंगे, हम काम कर लेंगे। बट क्योंकि मेरी ब्रांच थोड़ी बड़ी हो गई तो मुझे उसकी अब थोड़ी सेग्रीगेशन चाहिए। क्या चीज़ सेग्रीगेशन, तो हमें स्टॉक एंड डेटर, स्टॉक का रिकॉर्ड अलग, डेटर का रिकॉर्ड अलग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? थोड़ी बड़ी और बड़ी ब्रांच हो जाएगी तो ब्रांच है कि एक काम करो यार, देखो बहुत बड़ी हो चुकी हूँ मैं, ठीक है, अब मुझको ना एक अलग से अकाउंटेंट चाहिए। अब मैं आपके पास आके इतने सारे रिकॉर्ड लेके नहीं आ सकती बार बार, तो एक काम करो अकाउंटेंट वहीं भेज दो, वहीं पे रिकॉर्ड मेंटेन करवाएंगे ब्रांच के अंदर, तो होगी इंडिपेंडेंट। क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। अभी आप सब कौन हो? आप एक तरीके से डिपेंडेंट ब्रांच हो अपने पेरेंट्स की। क्या हो मेरे बच्चे? पेरेंट्स की। क्या हो आप? हर चीज़ उनसे पूछ के करते हो, बिना पूछे तो कुछ करते ही नहीं हो। तो आप कौन हो? आप सबके सब डिपेंडेंट ब्रांच। जब सीए क्वालिफाई हो जाओगे आप, क्या बन जाओगे आप? इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब इंडिपेंडेंट की भी कैटेगरी होती है, कितने इंडिपेंडेंट हो, उस पर भी बात करेंगे बाद में, वो इंडिपेंडेंट में जाकर। ठीक है, जब बचपन में बहुत छोटे थे तो बहुत छोटे ब्रांच थे आप, वेरी स्मॉल, इतने ट्रांजेक्शन आप करते नहीं थे। ठीक है, अब थोड़े ट्रांजेक्शन आप करने लग गए हो, थोड़े छुपाने भी लग गए, थोड़े करने भी लग गए, राइट। तो अब थोड़ी बड़ी ब्रांच बन चुके हो आप, राइट, बट उतनी बड़ी भी नहीं हो कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, अभी आप डिपेंडेंट ही हो। क्या अभी आप? तो ये स्टेजेस है एक तरीके से। तो डिपेंडेंट ब्रांच के भी दो स्टेज हैं, एक बहुत छोटी ब्रांच और थोड़ी सी बड़ी ब्रांच। तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। छोटी ब्रांच है तो दिक्कत नहीं, इममटीरियल है, वही बात आ गई। क्या है वो? इममटीरियल, इतनी क्लैरिटी नहीं चाहिए उनसे, तो उनसे सिर्फ डेटर अकाउंट बनवाएंगे, काम हो जाएगा। वो क्या है हम देखेंगे, डेटर मेथड, सॉरी। और अगर ब्रांच थोड़ी बड़ी हो गई है तो स्टॉक का रिकॉर्ड्स अलग, डेटर्स के रिकॉर्ड अलग, तो दो अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनेंगे उसके लिए। आई बात समझ? ठीक है, और ब्रांच और बड़ी हो जाए, अब तो इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर अकाउंटिंग कौन करेगा? ब्रांच खुद से करेगा। हेड ऑफिस से वो ट्रांजेक्शन्स कम करता है, वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। जब बड़े हो जाओगे खुद से परचेज करोगे, खुद से सेल करोगे, राइट, फिर पेरेंट्स से थोड़ी पूछोगे हर चीज़, तो आप इंडिपेंडेंट हो गए। अभी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो फिलहाल अभी डिपेंडेंट के अंदर रहते हैं। अब उसके बाद दो मेथड और आएंगे, बिल्कुल फेमस मेथड नहीं है तो उतने काम के भी नहीं है। थर्ड मेथड है हमारा क्या? फाइनल अकाउंट्स। फोर्थ मेथड क्या हो गया मेरे बच्चे आपका? ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के बाद फोर्थ मेथड क्या हो गया मेरे बच्चों? दैट इज अपना होलसेल, होलसेल मेथड। ठीक है, ये बहुत इजी भी हैं और एग्जाम में भी नहीं आते, दोनों फैक्टर हो गए, एक इजी भी है और साथ में एग्जाम में नहीं आते। 90% प्रोबेबिलिटी पूरे चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से एक से। मतलब 10 बार अगर पेपर आया होगा, 10 में से कम 7 से 8 बार कम से कम। ठीक है, कहाँ से आता है? इन दोनों में टॉपिक में से आता है एग्जाम में, जो हम पढ़ने जाएंगे अभी 2 क्लासेस के अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि बहुत कम कभी गलती से किसी और टॉपिक से उठा लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको इनका फेवरेट रहता है हमेशा, वो है फॉरेन ब्रांचेस, बस। ठीक है, तो फॉरेन ब्रांचेस क्या होता है? आपका सेकंड फेवरेट टॉपिक है इनका। फर्स्ट फेवरेट क्या हो गया इनका? स्टॉक एंड डेटर मेथड। सेकंड फेवरेट ये हो गया बस। और बहुत रेयर ऑफ केस में एक डिपेंडेंट का एक टॉपिक है जर्नल एंट्रीज, वो हम पढ़ेंगे वहाँ जाके, वो आती है कभी 5 मार्क्स में ही, वो बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए। एंट्रीज है ना, 2 मिनट में कर दोगे अगर आती होंगी तो। आई बात समझ? इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच वो जर्नल एंट्रीज पास करवाएंगे आपसे ट्रांजेक्शन्स की, तो मैं तो चाहता हूँ वही आए आपके, क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रांजेक्शन देखो, एंट्री पास करो, 2-3 मिनट में आता है क्वेश्चन वो वाला, राइट। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब हेडिंग दो, स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ऑल वेल। अब
हेड ऑफिस क्या करता है? हेड ऑफिस गुड सेंड करता है ब्रांच को। हेड ऑफिस गुड सेंड करता है, गुड सेंड टू ब्रांच, हम ऐसे बोलेंगे इसको, GSTB, गुड सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस गुड सेंड करता है किसको? ब्रांच को। अब जो गुड सेंड होते हैं ब्रांच को, दो तरीके से हो सकते हैं बेटा, एक कॉस्ट पे हो सकते हैं और दूसरा किस पे हो सकते हैं मेरे बच्चे? इनवॉइस प्राइस पर हो सकते हैं। एक कॉस्ट पे हो सकते हैं और किस पे होते हैं मेरे बच्चे? इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस ग्रॉस मार्जिन, कुछ वो मार्जिन ऐड करके गुड सेंड करते हैं ब्रांच को, राइट? कोई दिक्कत? इनवॉइस प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस मार्जिन, मतलब 100 रुपये की चीज़ है प्लस 20 रुपये का मार्जिन ऐड कर दिया, कितने में सेंड करेंगे उसको? 120 में, राइट? तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस वो ऐड कर देंगे। असली जो टॉपिक है और आगे जाके भी पढ़ना है बहुत चीज़ें, यही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनवॉइस प्राइस मेथड। क्या होता है मेरे बच्चे? इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड के अंदर, ठीक है, जो ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ सेंड करता है तो उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके सेंड करता है, तो उसकी कॉस्ट पे सेंड नहीं कर रहा। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक रिजर्व्स का, वो हम पढ़ेंगे, वो समझेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में जो टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे हम इसका भी अंदर भी, वो क्या? कॉस्ट मेथड। तो आज हम जो प्रिपेयर करेंगे, किसको प्रिपेयर करेंगे? अपने आप को स्टॉक एंड डेटर के अंदर कॉस्ट मेथड। मतलब जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सेंड कर रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट, क्या कर रहा है मेरे बच्चे? कॉस्ट टू कॉस्ट। लिखो यहाँ तक। तो फर्स्ट इसी के अंदर भी हमारा जो ऐसे टॉपिक आ गया वो क्या आ गया? कॉस्ट मेथड। अब क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, टॉपिक को समझ रहे हैं, तो कॉस्ट मेथड करना पड़ेगा। पर एग्जाम में आज तक कॉस्ट मेथड से क्वेश्चन पूछा ही नहीं इन्होंने, कि बहुत ईजी है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया किससे आया? आपका इनवॉइस प्राइस से। किससे आया मेरे बच्चे? तो इसके अंदर भी बस कॉस्ट मेथड के 2-3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, ताकि आपको एक बेस बन जाए चैप्टर का। एक वैसे भी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हम नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। तो हम 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका एक बेस बन जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में इनवॉइस प्राइस मेथड आपके लिए ईजी हो जाएगा बहुत। ऑल वेल, चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। अब कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि हेड ऑफिस जो है, जब ब्रांच को गुड सेंड करता है वो किस पर करता है? कॉस्ट टू कॉस्ट, वो कॉस्ट पे करता है। तो क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। इस पे 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक का नाम होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरे का नाम होता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट, थर्ड होते हैं आपके पास क्या? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 लेजर प्रिपेयर होंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट कुछ भी नहीं है, अगर बहुत सिंपल समझो, एक ट्रेडिंग अकाउंट है। याद है ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स और बाकी है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ भी बचे ग्रॉस प्रॉफिट। आई बात समझ? डेटर अकाउंट के थ्रू हम देखते हैं कितना हमने गुड सेल करे उधार में, आप समझ रहे हो, कितना हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, सॉरी कितना बैलेंस लेना देना है, वो चेक करते हैं। और फिर ब्रांच की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ब्रांच की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? दैट इज़ अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सिंपल सा, ठीक है जी। क्योंकि चैप्टर ही 5 मार्क्स का है हमारे, हद मार के 6 मार्क्स। कुछ भी हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ, 7 मार्क्स, इससे अच्छा नहीं हो सकता इसके साथ। तो 5-6 मार्क्स के चैप्टर के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें इतना बड़ा क्वेश्चन तो आना ही नहीं एग्जाम के अंदर। हालांकि हम प्रैक्टिस बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे एक नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, स्लो चलाएंगे, एकदम आराम से करेंगे। ये चैप्टर ही 7 है हमारे पास 70 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको हम 7-8 क्लासेस में वर्कआउट करेंगे ताकि आपका पूरा बेस अच्छा तैयार हो जाए, ठीक। आइए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, ठीक है, हम फॉर्मेट बनाएंगे इसका। फॉर्मेट्स देखो, ये अकाउंट हो गए, 3 अकाउंट बनेंगे, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट और प्रॉफिट। अच्छा, आप सबको पता है डिपेंडेंट कर रहे हैं। डिपेंडेंट में अकाउंटिंग कौन करता है? हेड ऑफिस। तो किसकी बुक्स में कर रहे हैं? इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हमेशा जब हम स्टार्ट करेंगे
तो यहाँ पे हमें मेंशन करना चाहिए इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। देखो भाई, आप बस बैठ करते वक्त इतना बस ध्यान रखो कि मैं ना एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मुझे एग्ज़ाम में आंसर करना है, तो मैं किस फॉर्मेट से करूँगा, कितने अच्छे से करूँगा। आप यहाँ पे मतलब क्लास की तो बात है, घर की बात है, नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, आप सोचो मैं एग्ज़ाम में हूँ और आज मुझे अच्छा से करना होगा, तो बेस्ट क्या दूंगा मैं अपना, और जब बेस्ट देने की आदत पड़ जाएगी ना, तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ फ्लो निकलेगा अपने आप। इसलिए वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं करा 3 घंटे के अंदर। तो ये 10 महीने अपने आप को मतलब डिस्कम्फर्ट में रखो, मतलब इन द सेंस कि हर चीज़ अच्छे से करो, एकदम क्लास में बैठकर प्रॉपर तरीके से करो। डन। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले क्या बोलेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक। चाहे आप डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना भैया, ब्रांच का स्टॉक बना रहा हो तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखो ब्रांच अपने आप में तो गुड्स परचेज नहीं करती, ब्रांच में गुड्स सेंड कौन करने वाला है, हेड ऑफिस। गुड्स सेंड टू ब्रांच। उसके बाद यहाँ से अगर कोई रिटर्न है तो माइनस कर देना, याद करो परचेज से लेस करते हैं परचेज रिटर्न, बस कोई गुड्स वापस आ गए तो माइनस कर दो। बाय ब्रांच कैश, जो ब्रांच के पास कैश आया, कैसे कैश आता है, कैश सेल्स, तो बेसिकली कैश सेल्स है ये। बाय ब्रांच डेटर्स, क्या हो गए मेरे बच्चे, ये क्रेडिट सेल। क्या हो गए मेरे बच्चे, क्रेडिट सेल। अच्छा सर, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स ये दोनों यहाँ आती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों क्या आती हैं, यहाँ आती हैं। तो टोटल मिला के टोटल सेल्स हो गई। अगर मान लो गलती से कोई सेल्स रिटर्न है, क्या कोई सेल्स रिटर्न, बस इसमें आपको ध्यान रखना यहाँ आती है वो, बस किस नाम से आती है, ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स ये क्या है मेरे बच्चे, बस वो माइनस नहीं करते। अगर आप माइनस भी करोगे वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, पर वो करते नहीं है तो हम भी नहीं कर रहे, बस हम फॉर्मेट के अगेंस्ट नहीं जा रहे। ठीक है, अब मेरे पास शुरू में कितने गुड्स थे, सुनो, शुरू में कितने गुड्स थे, कितने गुड्स मैंने खरीदे मतलब लेकर आया किससे, हेड ऑफिस से, कितने गुड्स मैंने बेच दिए। कुछ गुड्स कभी कभी ख़राब हो सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, एबनॉर्मल लॉस, और बाकी पार्ट ऑफ द गुड्स बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनो सारे बच्चे। एक बात सुनो, जब मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रखा, ठीक है, डन, तो अब उसके बाद सब, अब थोड़ा सा अब दिमाग का इस्तेमाल करना, खाली ये नहीं कि मैंने बोल दिया हो गया। हर चीज़ जो यहाँ पर है ना, हर चीज़ जो यहाँ पर थी, ये भी कॉस्ट पे थी, ये भी कॉस्ट पे थी, ये भी कॉस्ट पे है, स्टॉक भी कित पे, कॉस्ट पर है, पर सेल्स कभी कॉस्ट पे होती है, सेल्स पे किस पे होगी, सेलिंग प्राइस। गुड्स कितने आए हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। गुड्स कितने गए, गए का मतलब आउट हुए, बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ एबनॉर्मल लॉस, बाय वे ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो आउटफ्लो है। दोनों टेक्निकली बैलेंस करने चाहिए, पर दोनों फिर भी बैलेंस नहीं करते। उसका रीज़न है कि इस अकाउंट के अंदर सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होते हैं एक्सेप्ट वन ट्रांजैक्शन जो सेल्स का है, वो सेलिंग प्राइस पे होता है। और सेलिंग प्राइस के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है उसके अंदर, प्रॉफिट। मेरी बात समझ आई? तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर बचेगी। अगर मान लो सबके सब किस पर होते, कॉस्ट पर होते, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बैलेंस बचता ही ना कुछ, तो टैली हो गया ना वो। दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो यू हैव टू मैच ईच एंड एवरीथिंग। जो मैचिंग कॉन्सेप्ट बचपन में आप ऐसे, मैं मजाक में खेल के आ गए थे ना, वो पूरा अकाउंट्स मैचिंग के बेस पर है।
मैचिंग गलत हो रही है तो प्रॉफिट गलत आ रहा है, मैचिंग को ठीक रखना होता है तो प्रॉफिट ठीक आता है। बात समझ आई? तो मैं ये कुछ बचपन हमारा और डीपली आएगा हमारे सामने अब। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या आएगा मेरे बच्चे? बैलेंसिंग फिगर। क्या आएगा मेरे बच्चे? बैलेंसिंग फिगर। क्या मुझे बताओ, सिर्फ क्या दिख रहा है, शक्ल देखो, सिर्फ क्या हो रहा है कि नाम अलग आ रहे हैं, काम तो वही है ना। आप समझ रहे हो? सिर्फ ये वर्डिंग्स चेंज हुए हैं, पर अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कैसे चेंज हो सकता है? एक ब्रांच है, गुड सेल कर रहा है, कितने गुड्स आए, कितने थे, कितने बेचे, कितने खराब हो गए, कितने पड़े हुए हैं, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट। बाकी रिमेनिंग क्या है? प्रॉफिट। कोई दिक्कत है? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं टेक्निकली, उसका नाम होता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्या होता है मेरे बच्चे? ब्रांच। अगर आप सबने बचपन में कभी ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया हो तो कॉपी पेस्ट अकाउंट है, मतलब मुझे सिखाना भी नहीं है आपको ये वाला पॉइंट। मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा हूँ कि लाइक चीज़ें टफ है, उल्टा बस पुरानी उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम। डेटर्स के अंदर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, याद है आपको? डेटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया? टू गुड सेंट, सॉरी टू क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल को ना क्रेडिट सेल लिखेंगे, सॉरी बेटा, यहाँ पे उसको लिखेंगे ब्रांच स्टॉक। क्या लिखेंगे? ब्रांच। बस क्या है ये क्रेडिट सेल। जो ऊपर क्या था मेरे बच्चे? यहाँ पे ब्रांच डेटर था ना वर्ड, और ये यही है, ये सेम है दोनों। ध्यान दो, ये दोनों क्या है मेरे बच्चे? सेम है, यही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें से कितने गुड्स रिटर्न हो गए? बाय ब्रांच स्टॉक। वेरी गुड। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, देखो दिख रहा है ना भी ये ब्रांच स्टॉक, ये रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। उसके बाद कितनी कलेक्शन हो गई? बाय कैश। पर वर्ड कैश नहीं, क्या आएगा वर्ड? ब्रांच कैश। पैसा किसके पास आता है? ब्रांच के पास। बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड होता है ना जब कलेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? उसके बाद क्या आ रहा है? बता दो। हाँ, क्या आ रहा है मेरे बच्चे? बैड डेब्ट्स। यस और नो? उसके बाद क्या आ गया? बैड डेब्ट्स। डन। बैड डेब्ट्स करने के बाद और तो कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बस ये आ गया, और ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाता है। इसमें कोई एक आध चीज़ बैलेंसिंग फिगर निकलती है, जैसे गलती से क्वेश्चन में क्रेडिट सेल गिवन नहीं है तो वो निकालनी पड़ सकती है, या क्लोजिंग डेटर गिवन नहीं है, या कलेक्शन गिवन नहीं है, तो एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। याद करो, सिंगल एंट्री भी आपने करा था फाउंडेशन लेवल पे, तो वहाँ पे सिंगल एंट्री में भी सब चीज़ें आई थी। येस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बन गया ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या बन गया? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अच्छा, डेटर के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये तो मुझे सिखाना नहीं है, कितना आएगा यहाँ पे? क्या आएगा मेरे बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत? समझ आई ये वाली बात? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ पर क्या आता है मेरे बच्चे आपका? नेक्स्ट, ठीक है, डेबिट साइड में आ जाएगा आपके पास क्या? दैट इज, अगर कोई ऊपर से कॉन्सेप्ट पहले ऊपर से ले लेंगे। हाँ, सबसे पहले आएगा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। फिर उसके बाद टू डिस्काउंट, टू बैड डेब्ट्स, याद आया? सब चीज़ आएंगी। उसके बाद टू ब्रांच के एक्सपेंसेस, जो भी ब्रांच एक्सपेंस क्वेश्चन में क्योंकि रेंट वगैरह सब चीज़ें, ठीक है, ब्रांच के खर्चे। और यहाँ से बिजनेस को क्लैरिटी मिलती है
टू ब्रांच प्रॉफिट, जैसे कॉल नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? नेट प्रॉफिट। यस, कोई दिक्कत? तो ये ब्रांच का नेट प्रॉफिट था। ऑल वेल, ठीक है। आइए जी, तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला आपको? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लें, मैं 5 मिनट्स दूंगा, आप सॉल्व करोगे। पहले क्लास का एक रूल रहेगा हमेशा कि मैं कॉन्सेप्ट पूरे बताऊंगा आराम से अच्छे से, उसके क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, आप पहले ट्राई करोगे, आपसे नहीं होगा तो मैं करूंगा फिर, पर 90% केस में हो जाएंगे। आपने का ध्यान दिया होगा आपने मेरी बातों को, ठीक है? डन। आइए जी, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। स्टॉक 40,000 50,000, ठीक है जी। डेटर्स 60,000 30,000, 60,000 एंड 30,000, कोई दिक्कत? उसके बाद नंबर 1, गुड्स सेंड टू ब्रांच ₹4 लाख, कैश सेल्स ₹3 लाख, क्रेडिट सेल ₹4 लाख, एबनॉर्मल लॉस ₹10,000, एबनॉर्मल लॉस कितने का बेटा? ₹10,000, कलेक्शन रुपीज़ कलेक्शन, ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। बैड डेब्ट्स ₹20,000, बेटा बैड डेब्ट्स कितने हमारे? 20,000, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस ₹1 लाख, ब्रांच के एक्सपेंस कितने मेरे बच्चे? 1 लाख के। सारे खर्चे लिख लिए आपने, समझ आ गया? एक बार स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करो आप सब बच्चे, और स्टेप नंबर 1 के अंदर आप मुझे सबसे पहले ब्रांच स्टॉक बनाओगे। अगर ब्रांच स्टॉक को आप क्रॉस कर लेते हो, ठीक है, तो ब्रांच डेटर्स, और फिर क्या हो गया? ब्रांच प्रॉफिट लॉस। तो 5 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार ट्राई करो चीज़ों को, और मुझे लगता है एक बार ट्राई कर सकते हो आप। पूरा कंप्लीट या कर रहे हो अभी? हाँ जी बेटा, आपका? चलो जी, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, एक बच्चे सब बच्चे चेक करो। सबसे फर्स्ट अकाउंट जो हमारा यहाँ पे बनेगा, अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ, क्या लिखोगे आप? इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच, हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब फर्स्ट अकाउंट जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, तो उसका नाम क्या होगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक, बेटा कितना आया ओपनिंग स्टॉक? कितना आया? 40,000। टू गुड सेंट टू ब्रांच 4 लाख, ठीक है। उसके बाद बाय, मैं बोल सकता हूँ ब्रांच कैश, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो क्या लिखो? कैश सेल्स,
लिखना चाहो तो कितना है बेटा अमाउंट? 3 लाख। बाय ब्रांच डेटर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिट सेल। अमाउंट कितना है? 4 लाख। किसी को दिक्कत? समझ आई ये वाली बात? पक्का? ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला यहाँ पर आपको? एबनॉर्मल लॉस भी है। बाय एबनॉर्मल लॉस कितना बेटा? 10,000। यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, क्लोजिंग बैलेंस भी अभी हमारा, क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 50,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 3,20,000। आपका आया था बेटा? आ गया था? नेक्स्ट आ जाओ। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे बच्चों? 60,000। टू ब्रांच स्टॉक 4 लाख। यस। उसके बाद बाय ब्रांच कैश, वेरी गुड। क्या होगा मेरे बच्चे? कलेक्शंस। क्या होंगे मेरे बच्चे? अमाउंट कितना है? ये निकालना है हमने, सॉरी। क्या कोई बैड डेब्ट्स है? बाय बैड डेब्ट्स 20,000। और बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे बच्चे? 30,000। अब मुझे बताओ क्या हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया मेरे बच्चों? 4 लाख। वेरी गुड। 4,10,000। ये मेरी कलेक्शन है, बैलेंसिंग फिगर है। किसी को दिक्कत? सबको क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा मेरे बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3,20,000। किसी को दिक्कत? कितना है? 3,20,000। अब इसको करने के बाद यहाँ पर आया टू एबनॉर्मल लॉस था। बेटा कितना है एबनॉर्मल लॉस? 10,000। टू बैड डेब्ट्स कितना है मेरे बच्चे? 20,000। ऑल वेल। इसको करने के बाद कोई ब्रांच एक्सपेंसेस हैं हमारे पास? कितने के मेरे बच्चे? 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितना आया? पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? समझ आया यहाँ तक? ठीक है। तो ये है हमारा, बस अभी इसमें एक चीज़ मिस है, वो क्या? इनवॉइस प्राइस मेथड। अभी हम कर रहे हैं क्या? कॉस्ट मेथड। कोई दिक्कत? ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखो। हाँ जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 लिखो बेटा आप। एग्जाम्पल 2 के अंदर
एग्जाम्पल 2 के अंदर आपको क्या देखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख 2 लाख, डेटर्स 2 लाख, अब मिस है, क्या मिस है हमारे पास, क्लोजिंग डेटर्स। गुड सेंड टू ब्रांच कितना है, ₹10 लाख। रिटर्न बाय ब्रांच कितना है, ₹1 लाख। ब्रांच की रिटर्न कितनी है मेरे बच्चे, ₹1 लाख। किसी को दिक्कत? उसके बाद कैश सेल्स ₹6 लाख, क्रेडिट सेल्स ₹7 लाख, कलेक्शन ₹6 लाख, सेल्स रिटर्न ₹1 लाख, बैड डेब्ट्स ₹20,000, डिस्काउंट अलाउड ₹10,000। मेरा डिस्काउंट अलाउड कितना है, ₹10,000। कोई दिक्कत? बस आई थिंक सारे पॉइंट्स आगे कवर अप हो गए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में क्या नहीं है यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस नहीं है। क्या नहीं मेरे बच्चे, एबनॉर्मल लॉस नहीं है। तो क्या कहते हो, एक बार ट्राई करोगे, एक बार फिर दोबारा दो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो आप सब। एक बार पहले आप मुझे हेल्प करो। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे बच्चों, 1 लाख। टू गुड सेंड टू ब्रांच कितना, माइनस रिटर्न कितनी है मेरे बच्चे, 1 लाख। तो नेट हमने कितना सेंड करा होगा, 9 लाख। बाय आपका ब्रांच कैश कितना, 6 लाख। बाय ब्रांच डेटर्स 7 लाख। क्या कोई रिटर्न है, यस रिटर्न है। तो ये लिखो ब्रांच डेटर्स लिखोगे फिर दोबारा यहाँ पे, कितने की रिटर्न है बेटा, 1 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख। क्या यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगी, यस। क्या बच रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, कुछ मिस तो नहीं रहा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाए मेरे बच्चे, ब्रांच डेटर्स टू बैलेंस 2 लाख। टू गुड सेंड टू ब्रांच, सॉरी क्या कर दिया ये, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट सेल। कितनी क्रेडिट सेल हुई है बेटा, 7 लाख। बाय ब्रांच स्टॉक, सॉरी यहाँ पे आएगा अपना 1 लाख की रिटर्न। बाय कैश कलेक्शन गिवन है 6 लाख। क्या कोई डिस्काउंट है, क्या कोई बैड डेब्ट्स है, कितने के, 20,000 के। कोई दिक्कत, बेस बना यहाँ तक। उसके बाद बाय बैलेंस कितना आ रहा है, 1,70,000। क्या ये सबका आया 1,70,000 का बैलेंस, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी यहाँ पर, यस और नो। उसके बाद जल्दी से आप आ जाओगे यहाँ पर किसके ऊपर, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। फिर उसके बाद डेबिट साइड में क्या आएगा, टू बैड डेब्ट्स कितना,
टू डिस्काउंट कितना, 10,000। टू और कुछ है नहीं है, मैं एक्सपेंस देना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। टू नेट प्रॉफिट लिख दो, कितना आया, 3,70,000, ये आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा मेरे बच्चे, नेट प्रॉफिट। आ रहा है सबका ही, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था फाइनल वाला। चलिए अब बुक से क्वेश्चन निकालते हैं जल्दी से। हमने यहाँ पर देखा क्या, दैट इज़ अपने एग्जाम्पल्स देखे दो। अब बुक का क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एज़ यूजुअल हम ट्राई करेंगे, पहले आप ही कर दो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट। तो मेथड कौन सा हो गया मेरे बच्चे, कॉस्ट मेथड। हेड ऑफिस पेड ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस विच आर मेट बाय ब्रांच। कह रहे सारे खर्चे उसके कौन बियर करता है, हेड ऑफिस। से छोटे मोटे खर्चे कौन पे करता है, ब्रांच पे करती है, जो मैंने पहले बताया था। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डेट। क्या जो भी आप क्या करते हो, कलेक्शन करते हो ब्रांच, सारी कलेक्शन वो किसको देती है, बैंक, हेड ऑफिस को। वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है जी। अब फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश। इससे डरना नहीं, अभी हम देख लेंगे इसको। गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये माइनस हो जाएगा आपस में। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, अलाउंसेस टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर, दोनों एक ही चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। दोनों साथ में आ जाएंगे डेटर्स अकाउंट के अंदर। बैड डेब्ट्स आ गए। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कोई दिक्कत। सैलरी, वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है तीनों। तीनों क्या मेरे बच्चे, एक्सपेंस। कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ये भी समझ आता है आपको, कलेक्शन। ये स्टॉक है, ये डेटर है, और ये पेटी कैश दे रखा है नीचे। अब क्वेश्चन के अंदर ये पेटी कैश दे रखा है कितना, 200। ये क्या है मेरे बच्चे, 200। और ये क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पर आपका 100। एक है 200 और एक क्या है मेरे बच्चे, 100। तो ओपनिंग में 200 रुपये पड़े थे ब्रांच के पास, वो लास्ट में आते आते ब्रांच के पास कितने हो गए, 100 रुपये। 100 रुपये कहाँ गया ब्रांच का, तुम्हारे पास पापा ने 100 रुपये दिए सुबह, और शाम को पड़े 100 रुपये, 100 रुपये खर्च हो गए ना, तो वो एक्सपेंस है। क्या मेरे बच्चे वो, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप पेटी एक्सपेंस लिखोगे। क्या लिखोगे आप, पेटी एक्सपेंस। बस कितना लिखोगे आप, 100 रुपये। पेटी एक्सपेंस समझते, छोटे खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 100 रुपये, और कुछ नहीं करना। तो इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, इसकी हेल्प से हम निकाल लिया क्या, दैट इज पेटी एक्सपेंस। क्या निकाल लिया, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कोई भी ऐसा आइटम है, ये बुक का क्वेश्चन है, ये आपकी स्टडी मैट का, कोई भी ऐसा आइटम है जो आपको समझ ना आ रहा हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम है जो आपको लगता है नहीं, दिक्कत करके, नहीं ना, सारे आइटम ठीक है। अब आप फिर एज यूजुअल एक बार खुद से ट्राई करोगे आप, ठीक है। आपके पीछे पीछे मैं भी ट्राई करूंगा, ठीक है। बस सेम वही चीज़, जैसे अब आप प्रॉफिट लॉस में क्या लिखोगे, सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस। साथ में फोर्थ आइटम क्या आएगा आपका, पेटी एक्सपेंस। कोई बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स आ जाएगा, कोई डिस्काउंट है तो दोनों डिस्काउंट आ गए, अलाउंसेस एंड डिस्काउंट, अलाउंसेस एंड डिस्काउंट। क्या कहते हो, ट्राई मारोगे एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बुक का, आप जल्दी से इसको ट्राई करो, मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या बेटा आप सबने स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखना है पहले, ये लो आपको, लो पहले आप सब करो एक बार ट्राई, फिर मैं आता हूँ। सबने ट्राई करा, चलो जी एक बार मुझे भी हेल्प करो जल्दी से आप, और आप सबने ट्राई कर लिया तो सबसे पहले आपने क्या बनाया होगा यहाँ पर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा बच्चा, 7,000। फिर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच,
कितना है मेरा बच्चा? 36,000। 26 माइनस रिटर्न कितनी है, तो कितना हो गया ये? 25। ऑल वेल। उसके बाद यहाँ पर आए हम बाय ब्रांच कैश है हमारे पास, कितना? 17,500। बाय ब्रांच डेटर्स कितने? क्या कोई रिटर्न है? टू ब्रांच डेटर्स करके कितनी है मेरा बच्चा? 500। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्रेडिट सेल लिखी, मेरे माइंड में स्ट्राइक करा क्या कोई रिटर्न है, तो ये आपके वहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए और इमीडिएटली लिख दो वहाँ पे जाकर। उसके बाद और कुछ है? और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,500। और यहाँ पे क्या आएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 19,900। यस और नो? यस और नो? किसी को दिक्कत? ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद जब आप आगे बढ़े होगे तो डेटर्स अकाउंट ना अपने आप में कभी परेशान करेगा ही नहीं आपको, बहुत सिंपल रहेगा वो एकदम। सबसे पहले टू ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कितना है बेटा? 12,600 ब्रांच डेटर्स। उसके बाद बाय ब्रांच कैश कितना? इतना है। टू ब्रांच स्टॉक कितना बेटा? अरे नहीं, 28,400। यहाँ आएगा ब्रांच स्टॉक 500, राइट? क्या कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट कितना है? अच्छा, दोनों डिस्काउंट यहाँ लिख दो, अलाउंसेस ऐसे करके 200। उसके बाद कुछ और है? बैड डेब्ट्स कितने हैं? बस खत्म। आई थिंक कुछ और नहीं है। गिवन है कितना? क्या ये टैली कर रहा है ऑटोमेटिक? ये टैली कर रहा है, ठीक है। तो बस यही है आपका, क्या कहते हो, माइंड में फ्लो बैठा एक टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? टू सबसे पहले कुछ बैड डेब्ट्स हैं कितने? कुछ डिस्काउंट है, अलाउंसेस अलग से, और कुछ है इसके अलावा? सैलरी कितनी है? उसके बाद हाँ जी, रेंट एंड रेट्स कितने? उसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंस कितना? कितना? 100। टू कितना? यस और नो? बस दैट्स इट। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अपना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे था, एग्जैक्टली ये पैटर्न पे है। ये बड़ा क्वेश्चन है, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन पूरा सेम है, ठीक है। क्वेश्चन के फिगर्स अलग हैं आपके पास। ब्रांच स्टॉक है, ब्रांच डेटर है, ओपनिंग पेटी कैश है, क्लोजिंग पेटी कैश है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कुछ रिटर्न टू हेड ऑफिस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, अलाउंसेस टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर।
सब कुछ सेम चल रहा है। बैड डेब्ट्स, गुड्स रिटन बाय कस्टमर, ये सारे क्या है हमारे पास, एक्सपेंसेस। कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, बेटा कितना है मेरे बच्चे ये आपका 34, ये इसको आप कट कर दो, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलनी चाहिए, वरना मैच नहीं करेगा। क्या निकल चाहिए आपकी बैलेंसिंग फिगर। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने क्रिएट करा हुआ क्वेश्चन है, एक सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें वो बैलेंसिंग फिगर मैच नहीं करी, लास्ट टाइम बच्चों ने बताया था मुझे, ठीक है। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, ये आपके वही के वही है। तो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच डेटर्स एज यूजुअल। कह रहे हो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बनाओ, ठीक है। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट कुछ नहीं है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में तीनों एक्सपेंस आ जाएंगे ये, और तीनों एक्सपेंस फिर कंबाइंड होके ट्रांसफर होंगे बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी बनाना है तो आप बना सकते हो, इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दो, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, वो हम सीख लेंगे बीच में कभी भी। पैटी एक्सपेंस आएगा ना, ओपनिंग में कितना है 300, क्लोजिंग में कितना है 200, खर्च कितना हुआ 100, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ वहाँ डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग करना है अलग कर दो, उसमें डालना है डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो एक काम करो, अभी फिलहाल ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट अलग से मत बनाओ, अभी सिंपल वो 3 अकाउंट बनाओ, फिर दोबारा जल्दी स्टार्ट करो। इसमें बैलेंसिंग फिगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 2 है ना मेरे ख्याल में, मेंशन करो क्वेश्चन नंबर 2। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, बेटा कितना है ओपनिंग स्टॉक आपका 8000। उसके बाद टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना, कुछ रिटर्न है 30, माइनस रिटर्न यहीं से कर दें, कितनी है मेरे बच्चे, कितना आ गया ये 28,800 बाय, हाँ जी ब्रांच कैश, कितना है मेरे बच्चे 20,000 बाय ब्रांच डेटर्स, कितने, कितना, उसके बाद बाय ब्रांच, रिटर्न है एक हमारे पास, सॉरी, टू ब्रांच डेटर्स 600। उसके और कुछ है, बस क्लोजिंग बैलेंस है बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,000। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे बच्चे, कितना 23,600, बस ये आ जाएगा, सबका है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, टू ओपनिंग बैलेंस, कितना बैलेंस है बेटा, टू गुड्स एंड सॉरी ब्रांच का स्टॉक, कितना है मेरे बच्चों 34,000, डन। बाय ब्रांच कैश, कितना, ये निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ डिस्काउंट वगैरह है यहाँ पे, अच्छा रिटर्न भी है, बाय ब्रांच स्टॉक करके, कितनी रिटर्न है बेटा, डिस्काउंट कितना है, अलाउंसेस भी है, अलाउंस कितने हैं, बाय बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितना बोला आपने, और कुछ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12,000। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर यहाँ कितनी बचेगी,
33,700। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है, क्रेडिट सेल ही गिवन नहीं होती। क्या गिवन नहीं होगी? बाकी सब होगा, क्रेडिट सेल नहीं होगी। अब जब क्रेडिट सेल नहीं है ना, तो उस ऊपर आप यही नहीं बना पाओगे ब्रांच स्टॉक। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है, उसकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्रेडिट सेल होगी। देन यू विल प्रिपेयर योर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो ये बात कहीं पे नोट करके रखनी पड़ेगी। नोट क्या रखना पड़ेगा? इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन, अगर क्रेडिट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन फर्स्ट क्लोज ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड फाइंड क्रेडिट सेल एज बैलेंसिंग फिगर। मैं बोल सकता हूँ आपको जो क्रेडिट सेल मिलेगी एज बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। तो आपको उस केस के अंदर ध्यान रखना होता है कि आप कभी भी क्या नहीं बना सकते अपना, दैट इज़ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सॉरी नहीं बना पाओगे। आपको बाद मतलब पोस्टिंग कर देना, पर क्लोजिंग नहीं हो सकती उसकी। तो पहले क्रेडिट सेल ढूंढना पड़ता है, किससे? आपको ब्रांच डेटर से। नेक्स्ट आ जाओ। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। बाय क्या आएगा यहाँ पर? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? 23। उसके बाद 2 बैड डेब्ट्स कितना है? 2 कितना है? उसके बाद 2 कितना? उसके बाद सैलरी कितना? 7,000, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया मेरे बच्चे? कितना है रेंट? और कुछ है उसके बाद? पैटी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस अलग है। यहाँ पे कितने हो गए? 1,000। और 2 पैटी एक्सपेंस कितने? 100 रुपये। और नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 11,300। सबका आ गया ये, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप एक बार फोटो क्लिक कर लो इस क्वेश्चन की। अभी बुक्स नहीं होंगी आपके पास, ये क्रेडिट से हटा दो जानबूझ के, ठीक है। आप क्रेडिट सेल को मानो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डेटर्स अकाउंट के थ्रू, ठीक है, डेटर्स अकाउंट के थ्रू, ठीक है, आप क्या निकालोगे? क्रेडिट सेल। और फिर उसके बाद आपका बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या बनेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। डन। तो इसमें जानबूझ के मैंने एक चेंजेस लाया है, और चेंजेस क्या है आपके पास? क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं है? क्रेडिट सेल। तो आप कभी भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहले क्लोज नहीं करोगे इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो यू हैव टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये वाला, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। क्या हो रहा है? आज नहीं करेंगे उसको, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी मैंने चेक करवाया था ऑफिस के अंदर, और आपके लिए निकलवाया था क्वेश्चन, ठीक है। Jan 26 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था, मैम बता रही थी मुझे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये एग्जाम में जो आया। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो मेथड नहीं करा, पर 90% टॉपिक जो है हमारे माइंड में आ चुका है। यहाँ पे क्या था ये? बस कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच मेक्स कैश एंड क्रेडिट सेल, साफ साफ गिवन है। ब्रांच एक्सपेंस कौन पे करता है? हेड ऑफिस। ब्रांच हैज़ टू रेमिट ऑल कैश रिसीव इनटू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। हमेशा ये वाला सेंटेंस मिलेगा कि खर्चे जो हैं ब्रांच के, वो कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। ब्रांच जो भी कलेक्शन करता है, सारी कलेक्शन किसको भेजेगा? वो हेड ऑफिस को। चलो जी। उसके बाद देखो सबसे गुड्स सेंड टू ब्रांच, बस ये वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, जो अभी तक हमने करा नहीं है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, यही तो आ गया।
कैश सेल्स, डिस्काउंट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर्स, चेक्स ऑफ कस्टमर रिटर्न अनपेड बाय द बैंक। ये जो चेक हैं कस्टमर्स के वो रिटर्न हो गए एज अनपेड बाय द बैंक, तो मतलब क्या हो गया, ये आपके चेक डिसऑनर हो गए। क्या होगा मेरे बच्चे डिसऑनर हो गए। अब चेक डिसऑनर की एंट्री आपको आनी चाहिए कस्टमर्स टू बैंक, मतलब क्या एंट्री होती है इसकी, या फिर डेटर्स, अभी हम कर रहे हैं डेटर्स टू बैंक, तो इसका डेटर अकाउंट बनाते हो आप, तो डेटर अकाउंट की किस साइड आएगा, डेबिट साइड। बस अभी तुमने चैप्टर स्टार्ट ही करा है, बस मैंने एग्जांपल दिया, एक नया पॉइंट आया, पर आपकी एंट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप कर लोगे यार उस चीज़ को। उसके बाद क्या, ब्रांच एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, और क्या आ गया मेरे बच्चे, बैड डेब्ट्स। बस यही लेवल है, बस इतने में ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ब्रांच डेटर्स, और क्या है मेरे बच्चे, ब्रांच स्टॉक। किस पर है ये, इनवॉइस प्राइस। यू आर अप्लाई कौन सा मेथड करना है, स्टॉक एंड डेटर। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे, हेड ऑफिस, तो यू हैव टू मेंशन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस कहाँ है हमारा, ये देख लोगे, ठीक है, अहमदाबाद। हेड ऑफिस कहाँ है मेरे बच्चा, अहमदाबाद। और ब्रांच क्या है मेरे बच्चे, हमारी नागपुर। तो ब्रांच कहाँ चल रही है, नागपुर ब्रांच, नागपुर डेटर, ये हमें बनाना सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमने बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इनवॉइस प्राइस में एक छोटा सा अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है, इसका नाम होता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या होता है, ब्रांच। और जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से मिलता है टेक्निकली, बस यही फ़र्क है उसमें और उसमें। और ये बात समझ, तो टेक्निकली मैंने क्या बोला, ये जो टॉपिक कर रहा है यही एग्जाम में बहुत बार आता है, ये दोनों में से एक आते हैं बहुत बार। या फिर थर्ड नंबर पे क्या हो गया हमारा, फॉरेन ब्रांच। क्या हो गया मेरे बच्चे, फॉरेन ब्रांच। डन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में वर्कआउट करते हैं, ठीक है बेटा, चलिए जी।